आज मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक भारत 6वीं एकेडमिक कॉन्क्लेव में यहाँ आने का मौका मिला। इस डायलॉग इंडिया जो एकेडमिया कॉन्क्लेव है, उस अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी विद्वज्जन का, सभी विदुषी नारी शक्ति का और आप सबका बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर विराजमान और ऐसे अपने श्रेष्ठ जन, यहाँ ज्योतिषाचार्य के रूप में हमारे डॉक्टर पवन सिन्हा जी, विद्वान गुणवान ज्ञानवान भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री विष्णुकांत चतुर्वेदी जी, आप वहाँ विराजमान हैं। चारों वेद के आप ज्ञाता हैं और सेना में आपने जो उपलब्धि पाई है वो हमारे देश के लिए नाज है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री बलबीर सिंह जी चले गए ना, वही मैंने कहा कि कुछ लोग चले गए। श्री राजीव कुमार सदस्य सचिव, वो भी है। अच्छा, श्रीमती नूतन शर्मा जी जो पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त भी रह चुकी है, बहुत खुशी है। और डॉक्टर अनुज अग्रवाल जो इस ग्रुप के समूह संपादक के रूप में और वैश्विक भारत 6वीं एकेडमिक कॉन्क्लेव के कर्ता धर्ता डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और मीडिया के सभी हमारे दोस्तों, जैसा कि मुझे जानकारी मिली और मैंने इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, अभी मैं एक बड़ा खादी के कार्यक्रम से आ रहा हूँ, भारत के स्वावलंबन का, और आपने भी कुछ इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र के बारे में चिंता किया है और एक शिक्षा के क्षेत्र में आपने अलग जगाने का भी काम किया है। जैसा कि मालूम हुआ कि आपने प्रातःकाल जो कोचिंग और अन्य इस प्रकार के सिल्वर जुबली का वो कार्यक्रम आपने मनाया है और अभी वैश्विक भारत के 6वीं एकेडमिक कॉन्क्लेव को आप मना रहे हैं। इस वर्ष का जो कॉन्क्लेव का विषय है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली और उसकी रूपरेखा। विषय बहुत ही प्रासंगिक भी है और इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। हम कहते हैं ना, जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे 14 रत्न निकले थे, मालूम है आप सबको। समुद्र वश्रे देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वे। तो हम माता को समुद्र के रूप में मानते हैं और समुद्र मंथन से ही हमारे 14 रत्न हुए हैं। और हमें भी इस कॉन्क्लेव में और पूरे देश में ऐसा मंथन करके हमारी भारत सरकार ने शिक्षा की नीति जो बनाई है, वो समुद्र मंथन से जो अच्छी नीति उपज करके आई है और हमें इस मंथन को आगे ले चलना है। अच्छा है ये विचार या मंथन, ये दोनों एक है। इस विचार को हम कैसे आगे बढ़ाएं। आज के इस विकसित देश में जब विकास की पहली किरण भी नहीं पहुंची थी, उस समय भारत में जो उत्तम शिक्षा प्रणाली भारत में ही थी। आपको मालूम होना चाहिए, आज नासा के वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण, हमारे यहाँ ज्योतिषाचार्य जी बैठे हुए हैं, पवन जी,
चंद्र ग्रहण की जो सटीक गणना बताते हैं वह भारत में लाखों वर्ष पहले उज्जैन के जो वेद पाठी पंडित बिना किसी कंप्यूटर की सहायता से वो किया करते थे। मैं उज्जैन गया था जब वहाँ महासंगम लगा था, और मैंने वहाँ जाकर के वह भी अलौकिक जो उस मंदिर के अंदर जहाँ से गणना होती है उसको भी जाके देखा था। मेरा सौभाग्य है। जो प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली रही है वो केवल व्यवसाय देने के लिए नहीं, अपितु समग्र विकास, व्यक्ति के समग्र विकास, ठीक है जी, व्यक्ति के समग्र विकास का साधन भी थी। और वह अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने का। और ये बृहदारण्यकोपनिषद का मार्ग भी प्रशस्त करती थी। निश्चित रूप से वह शिक्षा प्रणाली समग्र समाज के अंदर और व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक चेतना जगाने के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से वो एक हो, एकता, वह भी सुनिश्चित करती थी। पाठ्यक्रम बहुत ही व्यापक था और इसमें मनुष्य के जो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक ये सभी पक्षों को, यानी चतुष्पक्षों को उजागर करने का, उसके विकास पर बल दिया जाता था, जिसका आज अभाव है। आज तो बच्चे स्कूल जाते हैं, जितना भारी बक्सा हो, हम लोग पहले बचपन में कहते थे ना, भुसगोल विद्यार्थी बस्ता मोटा। तो आजकल बच्चों को इतना लोड दे दिया जाता है कि बच्चा बेचारा प्रथम वर्ष का बच्चा वो स्कूल जाता है और पूरा मतलब पूरा अवस्था वो ढो नहीं पाती, माँ ढो करके ले जाती है, बस पर चढ़ाती है। तो हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति रही, बीच के कालखंड में पौराणिक पद्धति हमारी कितनी विकसित थी, और बीच के कालखंड में जो मैकाले की शिक्षा पद्धति, अंग्रेजों ने जो हमें क्लर्क बनने का, यह जो शिक्षा पद्धति हमें मिला, वो सचमुच में देश के लिए हम कह सकते हैं कि आज हम उसको लगातार उससे पीड़ा हमें मिल रही है। और आज उस शिक्षा पद्धति का ही एक कारण है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना करके अपनी शिक्षा पद्धति, जिसको मैकाले की शिक्षा पद्धति कहते हैं, उससे हमें संस्कार देने का काम किया। हमारे पुराने संस्कार को छिन्न विचिन्न करके, और ऐसा बीच के कालखंड में हुआ है। और आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी ग्लासगो में जो पर्यावरण का सम्मेलन हुआ, जो एनवायरमेंटल का जो सम्मेलन हुआ था लगभग 176 देशों का, उसमें उन्होंने क्या कहा, लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, अपने जीवन के अंदर जो जीवन जीने की जो पद्धति है पर्यावरणिक, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की बात कही। शिक्षा के उद्देश्य का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में
समाहित है। इसमें शिक्षा का उद्देश्य सच कहिए तो वेद एवं कर्मकांड के ज्ञान के अतिरिक्त समाज में सम्मान प्राप्त करना, सभा समितियों में संभाषण करने में सक्षम होना, उचित अनुचित का बोध, ये हम सब लोगों की शिक्षा का जो उद्देश्य है, और शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक था। लेकिन आज शिक्षा ही, पहले शिक्षा ही सभी प्रकार का आधार रहा है, और इसलिए सबको कार्य के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो। साथ साथ इसकी व्यवस्था भी प्राचीन काल में जो बनी हुई थी, अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई विशेष भवन नहीं होता था उस समय, और या घरों में, मठों में, मंदिरों में, पाठशालाओं में, चतुष्पदी में होता था पहले की। और मेरे जैसे विद्यार्थी, ये ठीक है कि हम लोगों के बाद के दिनों में, हम लोग तो गांव से आते हैं, गांव के किसान के बेटा होने के नाते, गांव में तो उस समय स्कूल ही नहीं था। हमारे स्कूल कहाँ होते थे? तो वृक्ष के नीचे, जो शांति निकेतन, आम गाछ के नीचे। मैं आज भी अपना गांव जाता हूँ तो जाके दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे माता पिता गुरु रहे, और हमें शिक्षा देने वाले जो शिक्षक थे वो हमारे गुरुदेव रहे। लेकिन आज भी वो स्थल जहाँ जाके श्रद्धा से जब भी गांव जाता हूँ तो मैं कुलदेवी कुलदेवता के साथ साथ उन्हें भी स्मरण करके दंडवत करता हूँ कि वहाँ मुझे उस वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। गौतम बुद्ध को जैसे बौद्ध, तो हम सब लोगों ने वहाँ ज्ञान पाया है। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने बताया कि जो पहले गुरुकुल की जो पद्धति थी, वो पद्धति सचमुच में हम कह सकते हैं कि बहुत ही मनोरम, अलौकिक और दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम पद्धति थी। उसके जो आदर्श केंद्र हुआ करते थे, इसे आश्रम शिक्षा कह लीजिए। आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, और यह वर्तमान में आजकल आवासीय विद्यालय के रूप में भी हम उसको कह सकते हैं। विश्वविद्यालय, आवासीय विद्यालय इस प्रकार का ही रूप है। और आश्रम का स्वामी जो गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी छात्रों के अभिभावक शिक्षक होता था, जिनको उस समय और आज भी कुलपति के रूप में हम मानते थे। हमारे देश में, भारत के अंदर उस प्राचीन काल में 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आप सबको मालूम होगा। और मैं जिस बिहार से आता हूं, उस बिहार में 2 विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और जिस गांव से जहां मेरा पालन पोषण हुआ, जिसको भगदत्तपुर कहते हैं पुराने शास्त्र के अनुसार, भागलपुर, विक्रमशिला, कहलगांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कभी आप लोग गए होंगे, कुछ लोग, मौका मिले तो जरूर एक बार वहां जरूर जाएं, तो अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति का भी कुछ छठा आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो आज पाकिस्तान में चला गया, तक्षशिला, जो एक भारत था उस समय, तो 3 विश्वविद्यालय ही हुआ करते थे। आज वो धरोहर हमारे पास नहीं है, फिर भी भारत सरकार उस धरोहर को अक्षुण्ण बनाने में, उस प्राचीन शिक्षा पद्धति जो हम वेद मंत्र, ये विक्रमशिला, मैंने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय मंत्र और तंत्र का ज्ञान
वहाँ देते थे, और बुद्ध भी उस समय वहाँ गए थे। तो प्राचीन शिक्षा में नारी शिक्षा का जो समान महत्व था हमारे प्राचीन शिक्षा में, और शिक्षा की हर विद्या में वो पारंपरिक जो पारंगत होती थी हमारी नारी शक्ति, आज भी हम मैत्री को याद करते हैं। उतना ही नहीं, अपाला को भी याद करते हैं, गार्गी को याद करते हैं, लोपा मुद्रा का नाम भी बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। और नारी कहते हैं आज प्रधानमंत्री जी को आवश्यकता क्या पड़ गई, क्या कारण है? बिटिया पढ़ाओ, बिटिया बचाओ, बिटिया पढ़ाओ, ये कहना पड़ता है। बिटिया तो हमारी प्रकृति है, नारी शक्ति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सदियों से नारी का सम्मान इस देश में होता रहा है। नारी शक्ति और नारी शिक्षा के माध्यम से हमने उन्हें अपना धरोहर माना है। अभिज्ञान शकुंतलम, जो शाकुंतलम का विज्ञान शाकुंतलम का उसकी शकुंतला हो, या आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी जब भारत भ्रमण में निकले थे तो बिहार के एक मिथिलांचल के क्षेत्र में वो कुआं पर पानी उठा रही थी, कुएं से पानी निकाल रही थी बाल्टी से एक महिला। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी उधर से गुजरते हैं और उन्होंने कहा कि भाई मंडन मिश्र को मुझे मिलना है। तो मंडन मिश्र को मिलना है, वो महिला कहती है, विदुषी महिला, उनको लगा ये ग्रामीण महिला है, इनसे मैं क्या बात करूं। बोला अच्छा आप कौन है? तो उनके बारे में जब जानकारी मिली कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य है, और उस विदुषी महिला ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको मंडन मिश्र से मिलने के पहले अभय भारती मंडन से मिलना पड़ेगा। बोला वो कहां है? बोला मैं हूं। आप मेरे साथ शास्त्रार्थ में जब जीत जाएंगे तभी आप मंडन मिश्र से मिल सकते हैं। देखो उस समय प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति रही थी और महिलाओं का स्थान कितना ऊंचा था, आज हम लोग भूल जाते हैं। और उस समय उनकी धर्मपत्नी उभय भारती ने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, उनको पराजित कर दिया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा धन्य हो, मातृशक्ति को प्रणाम किया, और तब फिर उन्हें भारतीय मंडन मिश्र बहुत ही ज्ञाता थे। मिथिलांचल जो आज बिहार में, भाई और बहनों, ये प्राचीन भारत का, मैंने कहा कि नारी की उच्च शिक्षा के शिखर मापदंड बताती है कि हमारी नारी शिक्षा उस समय कैसी थी। आज हम शिक्षा के समान अधिकार की बात करते हैं, सबको समान शिक्षा की बात करते हैं। भारत में तो यह परंपरा आदि काल से ही, अनादि काल से रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, गुरु वशिष्ठ केवल राजा राम और लक्ष्मण के ही गुरु नहीं थे। गुरु वशिष्ठ केवल रघुवंश के आचार्य नहीं थे, बल्कि उनके आश्रम में, उनके आश्रम में सभी समाज के बच्चे भगवान राम और लक्ष्मण के साथ उस समय ज्ञान प्राप्त करते थे। हमारी धरोहर रही है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु संदीपनी आपने सुना है, वह केवल भगवान कृष्ण को ही नहीं,
गुरु संदीपनी ने केवल भगवान कृष्ण को ही ज्ञान नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया, आश्रमों में निर्धन, धनवान एवं दिव्यांग जनों को भी सभी के लिए शिक्षा, एक समान शिक्षा की पद्धति उस समय थी, लेने का प्रावधान भी था। जैसे अर्जुन को और एकलव्य को द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे, और एकलव्य ने अपनी उंगली काट करके गुरु दक्षिणा दिया था, ये भी हमें मालूम है। आज हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ निर्धन ब्राह्मण सुदामा भी शिक्षा प्राप्त करते थे। बिना सुदामा का कृष्ण कहां से? और इसलिए राजा जनक को भी, आप सबको मालूम है कि कितने विदुषी, कितने ज्ञानवान राजा जनक, और उनको भी जब एक संशय की स्थिति उस समय उसकी संतुष्टि के लिए कुलीन आचार से नहीं अपितु अष्टावक्र से हुई थी। अष्टावक्र ऐसे महान हमारे धरोहर, हमारे पूर्वज, माता पिता को उसकी संतान और गुरु को उसका शिष्य सर्वाधिक जो है वो प्रिय होता है, इससे ज्यादा प्रिय नहीं हो सकता। हर माता पिता को अपना पुत्र प्रिय होता है और गुरु को अपना शिष्य। अगर पुत्र अच्छा करता है तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। शिष्य आगे बढ़ता है। राष्ट्रपति महोदय जो अभी अभी पहले जो हमारे राष्ट्रपति जी थे, वो जब गांव गए पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद, कोविंद जी, तो कोविंद जी ने, राष्ट्रपति महोदय उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने मंच से नीचे उतर करके और अपने गुरु को देखा और उन्हें जाकर के दंडवत किया। ये जो गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये गुरु ज्ञान देने वाला होता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। आध्यात्म में भी अगर आप जाएंगे तो आपको कोई न कोई आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। कुलगुरु, बचपन के माता पिता गुरु, कुलगुरु, शिक्षक, ये हमें विद्या देने का काम करते थे। हमारे यहां शास्त्र में कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी वेन बालो न पठिता नो शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये हमारे शास्त्र में उल्लिखित है। ऐसे माता पिता जो अपनी संतान के बैरी हो, जो उससे शिक्षित नहीं करते, जो उसे शिक्षित नहीं करते, ऐसे माता पिता। और शिक्षित व्यक्ति कभी भी बुद्धिमानों की सभा में सम्मान नहीं पाता। वह उसकी स्थिति हंसों के झुंड में बगुले की तरह होती है। और इसलिए माता शत्रु पिता वैरी, यह जो शास्त्र में हमारे पुराने पद्धति में उद्धृत है, हमारी प्राचीन शिक्षा व्यक्ति को चरित्रवान बनाना तथा नीतिज्ञ बनाना। ऐसे नीतिज्ञ, जो नीति मतलब धर्म, जो नीति है, आज तो नीति छोड़ दो, राजनीति में राज करो, नीति धर्म का पालन मत करो तो अच्छे राजनेता कहलाओगे। दुर्भाग्य। मैं भी राजनीति में, इस पाठशाला में मैं भी हूं, लेकिन जीवन में कभी भी नीति धर्म का पालन, उसे कभी नहीं छोड़ना।
नीति हमारे लिए धर्म है, वही हमारे लिए शिक्षा है, वही हमारे लिए आध्यात्म है, वही इस देश की पूंजी है। राजा हो तो राम जैसा, राम भगवान राम ने कभी नीति को नहीं छोड़ा। और मां जानकी को भी, सती मां सीता माता को भी किस प्रकार से एक गांव के एक छोटे से गरीब महिला के कहने पर, और उन्होंने माता सीता का भी कुछ क्षण के लिए परित्याग किया, आप सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जो नीतिज्ञ बनाने का, चरित्रवान बनाने का, जिसका वर्णन श्लोक में भी उद्धृत है, आप सभी विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं। पुत्राश्च विविधे सलील ने योज्या संततः बुधे नीतिज्ञाशील संपन्ना भवंती कुलपजिता। यानी अर्थ, बुद्धिमान व्यक्ति बच्चों को पवित्र कामों में लगाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि श्रद्धावान, चरित्रवान तथा नीतिज्ञ पुरुष ही विश्व में पूजे जाते हैं। और इसलिए हमें कैसा ज्ञान चाहिए, हमें बालकों को कैसा संस्कार देना चाहिए, नीतिज्ञ ज्ञान का। और नई शिक्षा नीति में हमारी सरकार ने, जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 का बनाया, मैंने पौराणिक शिक्षा पद्धति की बात, आपको प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात कही। आप कहेंगे ये आज तो मैं नहीं देखता हूं, हम कहाँ अपने माता पिता पूर्वजों को देखते हैं? देखते भी हैं, बहुत लोगों ने तो अपने पूर्वजों को नहीं देखा है। जन्म के पहले आपको कौन कहा कि आपके यही माता पिता है? लेकिन ये तो मानने की बात है, जानने की बात है। तो निश्चित रूप में हमारी पौराणिक पद्धति और वर्तमान शिक्षा पद्धति, हमें पौराणिक पद्धति को यूं ही नहीं छोड़ना है, हमें उसको भी अपने संस्कार में डालने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रकृति, संस्कृति और संस्कार, नेचर, कल्चर और जो हमारा उससे उत्पन्न संस्कार होता है, हमें संस्कार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हम संस्कार को पीछे कर देते हैं तो बच्चे कहाँ से सुसंस्कृत होंगे, सुसंस्कारित होंगे? तो हमें नेचर और कल्चर के साथ भी बच्चों को, नई पीढ़ियों में संस्कार डालने की आवश्यकता है। आज सुबह सुबह होता है, बच्चे देखो मोबाइल लेकर के हेलो मेमी, हेलो डैडी, हेलो डैडी, हेलो मेमी। अब वो संस्कार दोगे? अगर वही संस्कार दो तो बच्चे क्या बनेंगे? नीतिज्ञ बनेंगे? नहीं बनेंगे। ज्ञानवान बनेंगे? वो पढ़ाई में अच्छा कर लेंगे, मैट्रिक पास कर लेंगे, कॉलेज पढ़ लेंगे, नीतिज्ञ नहीं बनेंगे। उनको ज्ञान दो। अगर बच्चे सुबह उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। उनको लगे सुबह सुबह हाथ को हमारी लक्ष्मी का वास है और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके दिनचर्या प्रारंभ करता है, ये संस्कार है। इसलिए बिना संस्कार से हम उसे ज्ञानवान या नीतिज्ञ नहीं बना सकते। उन्हें संस्कार में डालना पड़ेगा, हर परिवार में, हर बच्चों का। और तभी हमारी जो नई पीढ़ी है, जब तक वो संस्कारित नहीं होगा तो समाज सुसंस्कृत नहीं हो सकता, हमारा राष्ट्र महान नहीं हो सकता। और इसलिए भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति में विश्व के 100 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के जो परिसर है, कैंपस है, उसको भारत में खोलने की बात कही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और इस सब का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, चतुर्मुख विकास ये होता है। साथ ही साथ सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के लक्ष्यों को पाना भी हमारा ये
कर्तव्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए भारत काफ़ी प्रयासरत है और सतत विकास के 17 लक्ष्य तय हुए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 लक्ष्यों में से चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण, जो चौथे लक्ष्य थे वो गुणवत्तापूर्ण हो, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा हो, ये बात आई थी। गुणवत्तापूर्ण, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, ये ग्लोबल जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 लक्ष्यों में से चौथा लक्ष्य। भाई और बहनों, भारत की प्राचीन समावेशी शिक्षा, जो हमारी शिक्षा प्रणाली प्राचीन है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाती थी और आज हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें आगे बढ़ना है। जब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा, और वो संस्कार से होगा, हमारी सुसंस्कृति से होगा, हमारी शिक्षा पद्धति, और इसलिए शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन हुआ है 2020, उसमें ये बातें भी हमने उद्धृत किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आह्वान बार बार करते रहे, और यह लक्ष्य हमें वर्तमान में और प्राचीन शिक्षा प्रणाली के समन्वय, दोनों के समन्वय से ही हो ये पाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इसके लिए सभी जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स, सभी हितधारकों को, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और सामाजिक संगठनों को, शिक्षण संस्थानों को, शिक्षा एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी मिलकर काम करना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, बिना सबके प्रयास से नहीं हो सकता। तो और इसके माध्यम से हम सबका विकास अर्थात मनुष्य का, जो पर्यावरण का, मानवता का, इंसानियत का, वह विकास हम सुनिश्चित कर सकेंगे। मुझे यहाँ से तुरंत बड़ा अच्छा विषय आपने चुना है। ये चर्चा परिचर्चा घंटों आप करेंगे, मुझे विश्वास है। विद्वान लोग, गुणवान, ज्ञानवान लोग बैठे हुए हैं, आप सब हमसे ज़्यादा ज्ञाता है। मुझे आपने मंच पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस विषय पर आपकी संस्था, अनुज जी, आप हैं अनुज, लेकिन आपने अग्रज का काम किया है। तो ये जो आपकी संस्था ने ये जो डायलॉग का काम किया है, उसके लिए जो 6 वर्षों से अनवरत आप कॉन्क्लेव, सम्मेलन, समागम शिक्षा के विषय पर कर रहे हैं, ये आपका प्रयास जो है अत्यंत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है। और मंथन के निर्णय इस शिक्षा के समग्र विकास पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसके लिए मैं आपको भी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ऐसे गुणवान, ज्ञानवान, विद्वान लोगों से कुछ क्षण मिलने का अवसर प्रदान किया, मेरी बात कुछ सुनने का मौका मिला। मैं तो आपसे अज्ञानी हूँ, आप ज्ञानवान लोग यहाँ आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि एक नई शिक्षा पद्धति के बारे में जो भारत सरकार ने 2020 लागू किया है, ये गांव-गांव तक समान शिक्षा की बात, सर्वांगीण विकास की बात, यह कैसे आगे पहुँचे और सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, सभी पढ़े और सभी आगे बढ़े, ये हमारा सूत्र वाक्य है। मैं उसी वाणी के साथ सब पढ़े सब बढ़े, आइए हम सब लोग स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। मुझे लगता है कि आज इन्हीं बातों को कहते हुए
मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सबको हृदय से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबका जय, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।